हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने 23 प्रश्न कर लिए हैं, अब हम 24वां प्रश्न स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो देखिए, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मंत्रिपरिषद की मर्जी के खिलाफ यानी कि अपने मन से कौन कौन से काम कर सकता है, यहाँ पर ये बातें पूछी जा रही हैं। तो जो देखिए, जो राज्यपाल होता है उसको दो तरह की शक्तियाँ प्राप्त है। कैसी कैसी? तो एक कार्यकारी शक्ति और दूसरी विधायी शक्ति। तो चलिए देखते हैं अब वो क्या क्या काम कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। तो देखिए, अब क्या होता है कि विधानसभा में अगर दो पार्टियां हैं, ठीक है, और कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है क्योंकि वो अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होता है वो एक पार्टी को बोलता है कि तुम अपना बहुमत सिद्ध करके अपनी सरकार बना लो, ठीक है। तो ये बात तो हो गई सही, जो पार्टी अच्छी होगी उसी पार्टी को ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल क्या करेगा कि अपनी खुद के विवेक से उसको बर्खास्त करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा तो मंत्रिपरिषद कभी नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री जो है अपने पद से हटे। क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के ही कहने पर राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ऐसे में अन्य मंत्री नहीं चाहेंगे कि वो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को हटाए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई सही, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, देखिए ये बात भी सही है कि राज्यपाल क्या करता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक आरक्षित करता है। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 200 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। तो देखिए, अब विधायिका द्वारा अगर कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसको पुनर्विचार के लिए राज्यपाल भेज सकता है। तो ये बात भी सही है। अब देखिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो देखिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए जो राज्यपाल होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। तो ये बात हो गई गलत। तो कौन कौन सा सही था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस में है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक आरक्षित रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित है, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उससे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो अधिनियम होगा यानी कानून होगा वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य यानी इनवैलिड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, राज्यपाल का अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 213 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? देखिए, जो राज्यपाल का अध्यादेश होता है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 213 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो देखिए, राज्यपाल के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है उसका अनुमोदन किसके द्वारा होना चाहिए? तो राज्य की विधायिका द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए, जो राज्यपाल का अध्यादेश आता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 213 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के का राज्यपाल नहीं करता? तो चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के, तो इसकी नियुक्ति भी जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अब देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं ना उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वो करते हैं राष्ट्रपति। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं कौन? तो वो राज्यपाल, ठीक है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से
अपना उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये बात तो सही है कि देखिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह से राज्यपाल को उसका अधिकार है क्या? नहीं। तो ये बात सही हो गई। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं, ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है, ठीक है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये बात भी सही है कि जो राज्यपाल होता है उसे विधान परिषद में कुछ सदस्य जो होते हैं उनको मनोनीत करने का अधिकार होता है। और वो किन किन क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं? तो वो मनोनीत करते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारिता और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं। तो ये बात तो सही हो गई। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए जो राज्यपाल होते हैं उनके पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं? तो उनके पास जो है प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण और क्षमा, ये इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उनको प्राप्त हैं। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी लगने वाली हो तो इस दंड को वो माफ़ नहीं कर सकता, बल्कि मृत्यु दंड को कौन क्षमा करता है? तो इसको खत्म करने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। तो इस तरह से इसमें सही क्या क्या है? तो इसमें है 1 और 3, ये दो ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं 1, 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। तो ये बात तो सही है ना कि वो राज्य की विधायिका का अंग है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि मृत्यु दंड को कौन क्षमा करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। तो ये बात भी सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल तो करते नहीं। तो ये बात भी सही हो गई। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। तो ये बात हो गई सही। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास हैं? तो आपातकालीन शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि यही सत्य कथन नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर होते हैं, ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि कोई दांडिक कार्रवाई करते हैं। मान लीजिए कोई चोर है, उसने चोरी किया है, या कोई व्यक्ति है जिसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोई कार्य करते हैं, यानी कि कोई दांडिक कार्रवाई करते हैं, तब तो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलता है, ठीक है। किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर हैं और उस वक्त उनका कोई व्यक्तिगत मामला है, मान लीजिए वो राज्यपाल हैं और वो उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है, या फिर किसी को जान से मारने की धमकी दी है, या कुछ भी ऐसा कुछ गलत कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला है, तब क्या होगा कि उनके ऊपर सिविल मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले उनको 2 माह पहले, यानी 2 महीना पहले उनको क्या करना पड़ेगा? तो लिखित सूचना उनको या उनके कार्यालय में देना होगा, और उसके बाद ही उन पर सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये जो है सिर्फ दांडिक प्रक्रिया में ही उनको जो है कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत मामला है तब उनके ऊपर केस चल सकता है। तो ये बात हो गई गलत, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? ये तो गलत हो गया पहला। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्य करने पर पदच्युत किया जा सकता है, यानी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये बात हो गई सही, ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही किसमें है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही स्थित नहीं की जा सकती। तो देखिए किसी भी राज्य का राज्यपाल है और वो अपने पदावधि पे है, मान लीजिए वो राज्यपाल के पद पर है, और ऐसी स्थिति में कोई दांडिक कार्रवाई हो, तब उसे किसी भी न्यायालय में कोई भी सजा जो है वो नहीं होगी। तो ये बात तो सही है। फिर दूसरा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो ये बात भी सही है कि कोई भी जो राज्य का राज्यपाल है उसकी जो भी उपलब्धियां हैं और जो भत्ते हैं यानी वेतन है, उसको किसी भी दौरान, मतलब जब उसका टाइम पीरियड हो उनका 5 साल का, उस समय उनका जो वेतन भत्ता है वो कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्त है। तो देखिए
जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं जो शासन के लिए है, तो उसके लिए वो जो है किसी न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मान लीजिए वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर हैं और उन्होंने किसी चोरी करने वाले व्यक्ति पर या फिर जिसने मर्डर किया हो उन पर कोई मुकदमा चलाएंगे, तो उसके लिए वो किसी कार्रवाई से उन्मुक्त हैं, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तो ये बात भी सही है कि कोई भी न्यायालय जो है राज्यपाल को किसी भी कार्य को करने के लिए जो है बाध्यकारी नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो देखिए, अब मान लीजिए कोई राज्यपाल है, ठीक है, और उसने कोई व्यक्तिगत कांड किया, यानी किसी का मर्डर कर दिया है या कुछ किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके ऊपर सिविल कार्रवाई लगाने के लिए 2 महीने पहले ही लिखित सूचना देनी होगी। तो ये बात भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है। चलिए देखते हैं चौथा वाला। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो देखिए, अब ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि देखिए, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने की प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने की प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। देखिए, भारत में जो पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। तो कौन सी महिला राज्यपाल बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में। तो देखिए, सरोजिनी नायडू के स्मृति में जो है प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल थी पद्मजा नायडू। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए, इसमें से भारत की संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से थे? तो वो थे एच.बी. पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, के.सी. रेड्डी। लेकिन जो निरंजन नाथ वांचू थे ये इसके सदस्य नहीं थे। तो इस तरह से 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था? इसका सही आंसर होना चाहिए था ओनली 2, ठीक है, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें से जो भगवत दयाल शर्मा जी हैं ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। तो देखिए, जो रघुकुल तिलक जी थे इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नांकित जोड़ पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। अब राजस्थान के उस वक्त, कब का ये क्वेश्चन है? 2022 का, ठीक है। तो राजस्थान के जो राज्यपाल उस वक्त थे वो कौन थे? तो कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्यपाल मलिक नहीं थे, ठीक है, और गुजरात में फाल्गु चौहान भी नहीं थे। तो इस तरह से 1 और 2 इसके लिए सही होगा। तो 1, 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उन्होंने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो ये विचार था किसका? तो ये विचार था सरकारी आयोग का। और सरकारी आयोग कब बनी थी? तो 1983 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।